हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा मिस, आपकी इंग्लिश की प्रोफेसर फ्रॉम अगस्टस एजुकेशन। और आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड इंग्लिश कुमार भारती क्लास 10 के यूनिट 1 का 1.2 लेसन द थीफ स्टोरी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लेसन के टाइटल का मीनिंग। द थीफ स्टोरी, यहाँ पर थीफ का मतलब है अ पर्सन हु स्टील्स, यानी कि चोर। ये एक चोर की कहानी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीफ इस वर्ड के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। इसका क्या मीनिंग है? एपोस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क है जिसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्ट करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस वर्ड को शॉर्ट करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, या फिर हैज़ इस वर्ड को शॉर्ट करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इसके अलावा एपोस्ट्रोफी पॉजेसिव नाउन के लिए भी यूज़ किया जाता है। पॉजेसिव नाउन मालिकाना हक बताने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ये चीज़ किस की है और किस से बिलोंग करती है। ऐसे में सिंगुलर नाउन के आगे एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर राइटर ने थीफ के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है पॉजेसिवनेस बताने के लिए। थीफ यहाँ पर सिंगुलर नाउन है जो ये बता रहा है कि ये स्टोरी थीफ से बिलोंग करती है। लेसन स्टार्ट करने से पहले रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट बायोग्राफी देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में हुआ था और उनकी अभी जो करंट है जो वो 86 ईयर के है। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डेसेंट। यहाँ पर डेसेंट का मतलब होता है फैमिली बैकग्राउंड। He lives with his adopted family in Landor in Missouri, India. रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर है जो कि ब्रिटिश फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके दोनों माता पिता ब्रिटिश थे और वो इंडियन राइटर बने क्योंकि उनका जन्म इंडिया में हुआ है, कसोली गांव में। रस्किन बॉन्ड अपनी माँ और अपने स्टेप फादर के साथ रहने लगे थे अपने पिता की मौत के बाद, इसलिए यहाँ पर एडॉप्टेड फैमिली कहा गया है। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children literature in India. यहाँ पर काउंसिल का मतलब है कमिटी, रिकॉग्नाइज का मतलब है रियलाइज करना या फिर आइडेंटिफाई करना। तो जो इंडियन कमिटी है जो चाइल्ड एजुकेशन पर वर्क करती है, उन्होंने ये रियलाइज किया जो रस्किन बॉन्ड के चिल्ड्रन लिटरेचर है, जो उन्होंने चिल्ड्रंस के ऊपर, बच्चों के ऊपर किताबें लिखी है, वो बाल विकास में उनकी मदद कर सकती है। He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. तो रस्किन बॉन्ड को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। साहित्य एकेडमी अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो सिर्फ राइटर्स को दिया जाता है जो उन्हें अपनी बहुत ही फेमस किताब अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए मिला गया था। He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014, और उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 1999 में, जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और पद्म भूषण भी मिला है 2014 में, जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन में हम दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स से मिलने वाले हैं। एक है थीफ, चोर, और दूसरा है अनिल। आई वॉज स्टिल ए थीफ when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. यहाँ पर थीफ कह रहा है कि मैं अभी तक चोर ही था जब मेरी पहली मुलाकात अनिल से हुई। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, पर इतनी कम उम्र होने के बावजूद मैं एक अनुभवी चोर था। मैं चोरी करने में मास्टरमाइंड था। Anil was watching wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. यहाँ पर wrestling का मतलब है a sports in which two people fight and try to throw each other to the ground. Approach का मीनिंग है come nearer या फिर talk to. Lean का मीनिंग है theme. Fellow का मीनिंग है boy या फिर friend. इजी गोइंग का मीनिंग है रिलैक्स। पर्पस का मीनिंग है इंटेंशन। तो अनिल काफ़ी इंटरेस्ट के साथ कुश्ती मैच देख रहा था और मैं उसके बाजू में जाकर खड़ा हो गया। यहाँ पर जो थीफ है वो अनिल को डिस्क्राइब कर रहा है, क्योंकि वो उसे घूर घूर कर देख रहा है। अनिल दिखने में 25 साल का लग रहा था, लंबा पतला सा आदमी, और अगर उसके नेचर की बात करें तो वो काफ़ी रिलैक्स दिखाई पड़ रहा था, दयालु भी दिखाई दे रहा था और सीधा सादा लड़का दिखाई दे रहा था।
यहाँ पर थीफ सोचने लगा, ये मेरी इंटेंशन के लिए बिल्कुल सही लड़का है और मेरे नसीब अभी तक कुछ चमका नहीं है, मेरे बिजनेस इतना कुछ खास भी नहीं चल रहा है और मैं अनिल को आसानी से अपने विश्वास में ले सकता हूँ। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. Flattery का मीनिंग है कॉम्प्लीमेंट या फिर प्रेज। थीफ ने अनिल से कहा, तुम थोड़े बहुत पहलवान की तरह दिखाई देते हो और वैसे भी कॉम्प्लीमेंट देने से फ्रेंड बनाने में मदद हो जाती है। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. अनिल ने रिप्लाई किया, तुम भी पहलवान दिखते हो, जैसे मैं काफ़ी अपसेट हो गया और मुझे गुस्सा भी आ गया क्योंकि उस वक्त मेरी काफ़ी दुबली पतली हालत हुआ करती थी। Well, I said modestly, I do wrestle a bit. यहाँ पर modestly का मतलब है without excessively proud। और मैं अपनी तारीफ क्या करता? मैंने अनिल से कहा, हाँ मैं थोड़ी बहुत पहलवानी जानता हूँ। What's your name? Hari Singh, I lied. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने मुझसे पूछा और मैंने कहा हरी सिंह। मैंने झूठ कहा क्योंकि मैं हर महीने अपना नाम नया रख लेता हूँ। इससे पुलिस से एक कदम आगे रहने में मदद हो जाती है और मेरे पुराने एम्प्लॉयर से भी बचने में मदद हो जाती है। यहाँ पर पुराने एम्प्लॉयर्स का मतलब है जिनके यहाँ थीफ पहले काम कर चुका है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about and I did not have much to say. Anil walked away and I followed casually. यहाँ पर grunting का meaning है making harsh sound. Lifted का मतलब है raise to a higher position. Casually का मतलब है in a relaxed way. और इस मुलाकात के बाद अनिल well-oiled wrestlers के बारे में बात करने लगा। वेल ऑयल रेसलर्स मतलब एक ऐसे रेसलर्स जो अपनी बॉडी पर ग्रीस यानी कि ऑयल लगाते हैं जिसे कुश्ती के दौरान वो अपने अपोनेंट से बच सके। अनिल बता रहा था कि इस तरह पहलवान हार्श साउंड निकालते हैं, एक दूसरे को उठाकर पटकते हैं और उठाकर फेंक देते हैं। मुझे अनिल जितना नॉलेज तो नहीं है तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। फिर अनिल वहाँ से चला गया और मैं अपने ही अंदाज में बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में उसका पीछा करता रहा। हेलो अगेन, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. I thought that for a minute perhaps I had misjudged my man. यहाँ पर appealing का मतलब है attention getting attractive और misjudged का मीनिंग है form a wrong opinion। अचानक अनिल का ध्यान थीफ पर गया और अनिल बोला हेलो अगेन और थीफ उसे अपनी अट्रैक्टिव स्माइल देने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करना चाहता हूँ। अनिल ने उसे कहा कि मैं तुम्हें महीने की पगार नहीं दे सकता और थीफ को लगता है कि मैंने इस लड़के को पहचानने में गलती तो नहीं कर दी। वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। आई आस्क कैन यू फीड मी, कैन यू कुक? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. थीफ अनिल से पूछता है क्या आप मुझे खाना दे सकते हो? अनिल रिप्लाई करता है क्या तुम खाना पकाना जानते हो? और थीफ ने फिर से झूठ कहा, हाँ मैं खाना पकाना जानता हूँ। और फिर अनिल ने कहा अगर तुम खाना पका सकते हो तो मैं तुमको खाना दे सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he could not help laughing. यहाँ पर meal का मतलब है food, terrible का मतलब है extremely bad, stray dog का मतलब है homeless dog, hung का मतलब है emotionally confused. अनिल मुझे अपने रूम पर ले गया जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान। अनिल ने हरी से कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो, पर जो खाना मैंने उस रात बनाया था वो काफ़ी ख़राब था और अनिल ने मुझ पर काफ़ी चिल्लाया भी। उसके बाद उसने ये खाना कुत्तों को डाल दिया। हरी अनिल के इस बिहेवियर से बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो अनिल को फिर से एक अट्रैक्टिव स्माइल देता है
और खुद का ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। Later he patted me on the head and said never mind, he will teach me to cook. He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write own sentences and to add numbers. I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what could I achieve. यहाँ पर patted का मतलब है touch quickly and gently with the flat hand. Grateful का मतलब है thankful. कुछ देर बाद जब अनिल का गुस्सा शांत हो जाता है तब वो हरी के सर पर हाथ थपथपाता है और उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और जल्दी ही वो मुझे पूरा सेंटेंस लिखना सिखाने वाला है और नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता है वो भी सिखाने वाला है। मैं थैंकफुल हूँ इस उपकार के लिए। मैं जानता हूँ कि एक बार अगर मैंने लिखना सीख लिया किसी एजुकेटेड पर्सन की तरह, फिर तो मेरी कोई लिमिट नहीं रहेगी। मैं जो चाहे वो हासिल कर लूँगा। It was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. यहाँ पर क्वाइट प्लेजेंट का मतलब है कम्प्लीटली हैप्पी। डे सप्लाइज का मतलब है फूड एंड अदर ऑर्डिनरी गुड्स नीडेड बाय पीपल एवरी डे। सीम्स टू माइंड का मतलब है डिड नॉट अपीयर टू हैव अ प्रॉब्लम। मैं अनिल के यहाँ काम करके काफ़ी खुश था। मैं सुबह चाय बनाता था और फिर बाज़ार करने निकल जाता। बाज़ार करते वक्त मैं हमेशा अपना फ़ायदा करवा लिया करता था, 1 या 2 रुपए से। शायद अनिल ये बात जानता था, लेकिन इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। Anil made money by fits and start. He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for the magazines, a queer way to make a living. By fits and start का मीनिंग है in short, irregular interval. Lend का मीनिंग है to give loan. Borrow का मीनिंग है to get money. Queer का मीनिंग है odd. अनिल का बिजनेस कभी तो चलता नहीं था। उस वक्त वो पैसे उधार ले लिया करता था और कभी तो उसका बिजनेस चल पड़ता था तो वो पैसे चुका देता था और दूसरों को भी लोन पर पैसे देता था। उसे हमेशा अपने नेक्स्ट चेक की चिंता लगी रहती थी, पर जैसे ही वो चेक आ जाता तो वो पार्टी करता था। इस पल को वो सेलिब्रेट करता था। ऐसा लगता था जैसे वो मैगजीन्स लिखता है, पर ये बड़ा अजीब तरीका है ज़िंदगी जीने का। One evening, he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. Tuck का मतलब होता है insert. और एक शाम वो पैसों के छोटे बंडल के साथ घर आया। वो कह रहा था अभी ही उसने अपनी एक बुक किसी पब्लिशर को बेची है और रात में मैंने उसे देखा। उसने अपने पैसे अपने गद्दे के नीचे सरका के रखे थे। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so, and Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए कुछ महीना भर हो गया था। शॉपिंग में पैसे बचाने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया था, पर अब मेरे पास चांस था। अनिल मुझ पर इतना भरोसा करता था कि उसने मुझे अपने घर की चाबी दे रखी थी, जिससे मैं जब चाहे घर में आ जा सकता था। And that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. यहाँ पर greedy का मतलब है selfish, afford का मतलब है have enough money to pay for. और इसीलिए अनिल को लूटना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये काफ़ी आसान है किसी लालची आदमी को लूटना, क्योंकि उसके पास इतना पैसा होता है कि वो उसे बार बार चेक करे। लेकिन काफ़ी मुश्किल है एक आलसी आदमी को लूटना, क्योंकि उसे पता भी नहीं चलेगा उसके यहाँ चोरी हुई है अपने आलस के वजह से, और यही बात चोरी का सारा मज़ा ख़राब कर देती है। Well, it is time I did some real work. I told myself I'm out of practice, and if I don't take the money,
He will only waste it on his friends. After all, he does not even pay me. पर अभी समय है कि मैं कुछ असली काम करूं। मैंने काफ़ी दिनों से चोरी नहीं की है, इसलिए मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया हूं। वैसे भी मैंने पैसा नहीं चुराया, तो अनिल इसे अपने दोस्तों पर ही खर्च कर देगा, और वो वैसे भी मुझे पगार नहीं देता है। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. Asleep का मतलब होता है in a state of sleep. बीम का मतलब होता है अरे ऑफ लाइट। स्टेप्ड ओवर का मतलब होता है कैरिड आउट और ऑकरिंग इन स्टेप्स। क्रेप्ट अप का मीनिंग होता है मूव स्लोली इन ऑर्डर टू अवॉइड हियर। स्कार्स का मीनिंग होता है अ मार्क लेफ्ट ऑन द स्किन। अनिल गहरी नींद में था। एक रोशनी चांद की बालकनी से होकर अनिल के बिस्तर पर आ रही थी। अब ये जो रोशनी थी, ये कभी तो गिरती थी और कभी गायब हो जाती थी। मैं ज़मीन पर ही बैठा हुआ था। मैं सोच रहा था, अगर मैंने पैसा निकाल लिया तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। मैं अपने ब्लैंकेट से स्मूथली निकला और बिना शोर मचाए मैं अनिल के बेड के पास आ गया। अनिल शांति से सोया हुआ था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, साफ दिखाई दे रहा था, बिना किसी चिंता के। और उससे ज़्यादा निशान तो मेरे चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। My hand slid under the mattress, searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me, and I was startled and quickly crawled out of the room. यहाँ पर slide का मतलब है slip या फिर move smoothly. Drew का मतलब है pull. Sigh का मतलब है make a sound during breath of tiredness. Startled का मतलब है feeling or showing sudden shock. Crawl का मतलब है move forward on the hand and knees. मैंने अपना हाथ गद्दे में डाला और मुझे पैसे मिल गए। मैंने सारे पैसे निकाल लिए बिना किसी आवाज़ के। अनिल नींद में थकान के कारण ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था और वो अचानक से मेरी ओर मुड़ा। मैं शॉक हो गया। अपने पैर और घुटनों के बल से मैं रूम से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. जब मैं रोड पर पहुंचा तब मैं भागने लगा। पैसे का बंडल मेरी कमर पर मेरे पिजामे की नारी से बंधा हुआ था। मैंने अपनी स्पीड कम कर दी और मैं नोट्स गिनने लगा। 600 रुपये थे, सब 50 की नोट थी। मैं किसी तेल का कुआं मिले हुए अरब की तरह अपने हफ्ते 2 हफ्ते बिता सकता था, वो भी बड़े मज़े से, बड़े ही अमीरी के साथ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason, I can't explain, and I lost the chance to get away. यहाँ पर dashed का मतलब है to go somewhere quickly. Carriages का मतलब है बोगी. हेसिटेट का मतलब है डिले इन डिसीजन। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पहले कभी टिकट नहीं खरीदा है, और मैं दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया और लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी ही चल पड़ी थी। मैं इतना काबिल था कि ट्रेन की बोगी में चढ़ जाऊं, पर मैं सही फैसला नहीं कर पा रहा था और फिर ट्रेन चली गई। मेरा भाग जाने का चांस निकल गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than
help, and I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. डेजर्टेड प्लेटफॉर्म का मीनिंग होता है एम्प्टी, क्यूरियस का मीनिंग होता है ईगर टू नो और लर्न। मैं अकेला उस खाली प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। मुझे कुछ पता नहीं था मैं रात कहाँ बिताऊंगा। मेरी कोई फ्रेंड नहीं थे और मैं स्टेशन के पास के होटल में रुक कर रिस्क भी नहीं लेना चाहता था। मैं सिर्फ एक पर्सन को जानता था जिसके यहाँ मैंने अभी अभी चोरी की है, तो मैं स्टेशन से निकल कर बाज़ार पहुँचा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces. When they had lost their goods, the greedy men show fear, the rich men show anger, and the poor men show acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the thief, would show only a touch of sadness, not for the loss of the money, but for the loss of trust. मैंने अपने इस चोरी के शॉर्ट करियर में इंसानों को पढ़ना जाना है। वो किस तरीके से बिहेव करते हैं जब उनकी कोई चीज़ खो जाती है। लालची आदमी को डर लगता है, पैसे वाले आदमी को गुस्सा आता है और गरीब आदमी समझौता कर लेता है। पर मैं जानता हूँ जब अनिल को पता चलेगा तो उसे बहुत दुख होगा, पैसों के लिए नहीं, भरोसे के लिए, क्योंकि मैंने उसका भरोसा तोड़ा है। I found myself in the Maidan and sat down on the bench. The night was chilly. It was clearly November and a little drizzle added to my discomfort. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. Chilly means cold. Drizzle means light rain falling. Discomfort means slight pain. Blew means moved by wind. Quite heavily means completely. मैं मैदान में चला गया, वहाँ एक बेंच पर बैठ गया। वो रात काफ़ी ठंडी थी और थोड़ी थोड़ी हल्की सी बारिश होने लगी। जब मैं अपने दिल में दर्द महसूस कर रहा था तब ही ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई। मेरा शर्ट और पिजामा मेरी स्किन को चिपकने लगा और एक ठंडा हवा का झोंका मेरे चेहरे पर बारिश की कुछ बूंदें ले आया। I went back to the bazaar, sat down in the shelter of the clock tower. The clock show midnight. I felt for the notes, they were dumb from the rain. Dumb का मीनिंग है slightly wet. और फिर मैं बाजार में चला गया और घड़ी वाली इमारत के नीचे बैठ गया। घड़ी में आधी रात हो रही थी और फिर मैंने नोट के बंडल को फिल किया। वो भीग गया था। Anil money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I could not cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. ये अनिल के पैसे हैं। सुबह होने पर ज़रूर उसने मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा देखने के लिए दिए होते, पर मेरे पास ही अब उसके सारे पैसे हैं और अब मुझे उसके लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बाज़ार जाने की, और ना ही मैं पढ़ना लिखना सीख पाऊँगा। I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be catch. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. और फिर अचानक से उस चोर के अंदर सोया हुआ वो हरी जाग जाता है जो अनिल के यहाँ पर काम करता है, जिसे पढ़ना लिखना पसंद था। पढ़ाई लिखाई से वो इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकता था। काफ़ी आसान होता है चोरी करना और उससे भी आसान होता है पकड़े जाना, पर सच में बड़ा आदमी बनना, होशियार आदमी बनना और जिसका सब सम्मान करे, वो बात तो कुछ अलग ही है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway in a clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. फॉरगॉटन का मीनिंग होता है फॉरगेट, नर्वस का मीनिंग होता है फियरफुल और अनडिटेक्टेड का मीनिंग होता है नॉट बीन डिस्कवर्ड।
मुझे वापस जाना होगा। मैं जल्दी से रूम में गया। मैं बहुत डर रहा था क्योंकि काफ़ी आसान होता है चोरी करना, पर उसे वापस करना, वो भी पकड़े जाए बिना, डिफ़िकल्ट होता है। मैंने डोर ओपन किया और मैं डोर में ही खड़ा हो गया। उस समय आसमान में काले बादल छाए हुए थे। अनिल अभी भी अपने बेड पर सोया हुआ था। मैं बिना आवाज़ करे बेड के पास पहुंचा। अपने हाथ में नोट का बंडल लिए मैं बेड के किनार ढूंढ रहा था जहां पहले पैसे रखे हुए थे, और मुझे वो किनार मिल गए। मैंने जल्दी से पैसे रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. हार्ट संक का मतलब होता है फेल्ट डिप्रेस्ड या फिर सैड। मैं दूसरे दिन लेट उठा। अनिल ने तब तक चाय बना ली थी। अनिल ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ में 50 रुपए की नोट थी। मैं दुखी हो गया। मुझे लगा मैं पकड़ा गया। I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अनिल ने कहा, मैंने कल ही कुछ पैसे कमाए हैं और अब तुम्हें हर महीने की पगार मिलेगी। My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night rain. Spirits rose का मतलब होता है became very hopeful, और मेरा आत्मविश्वास जाग गया। जब मैंने नोट हाथ में ली तो वो अभी तक बारिश के वजह से गीली थी। Today we will start writing sentences, he said. He knew, but neither his lips nor his eyes show anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any efforts. अनिल ने कहा, आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। अनिल जानता था, पर नहीं तो उसके जुबां पर और नहीं उसके आँखों में मेरे लिए कुछ भाव आया, और मैं अनिल के तरफ देखकर स्माइल करने लगा। पर इस बार की स्माइल बिना किसी मेहनत से आई थी, बिल्कुल नेचुरली। और इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल अगस्टस एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।